इतिहास। क्या इतिहास केवल उन मोटी किताबों में कैद है जो पुस्तकालयों की अलमारियों में धूल खा रही हैं? इतिहास तो हमारे आसपास सांस ले रहा है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। हर जिले का, हर गांव का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ के जंगल, ये खामोश पहाड़, ये कलकल करती नदियाँ, ये सब कहानियाँ सुनाते हैं। कभी सोचा है कि आपके गांव का नाम ऐसा क्यों है? खेतों की पगडंडियों के नाम किसने रखे? हमारे लोक देवताओं की गाथाएं क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों को खोजें, अपने आसपास के इतिहास को पहचानें। इसी खोज में आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिवनी में, एक ऐसी धरती जिसके पेड़ों ने आजादी का पहला रक्त देखा है। और जिसकी जेल की सलाखों ने देश के सबसे बड़े तपस्वियों का मौन सुना है। वर्ष 1930 दांडी के तट पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद किया। इसी लहर को विस्तार देने के लिए मध्य प्रांत में इस जंगल सत्याग्रह की पहली ज्वाला किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जलाई थी। उन्नीस 1925 में स्थापित संघ उस समय केवल 5 वर्ष का था। ब्रिटिश हुकूमत इस नवजात संगठन को कुचल न दे, इसलिए जुलाई 1930 में डॉक्टर हेडगेवार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने अपने आप को सर संघचालक के पद से मुक्त कर लिया ताकि वे एक आम नागरिक की तरह इस आंदोलन में कूद सके। डॉक्टर साहब अपने स्वयंसेवकों के साथ यवतमाल के पुसद जंगलों में गए। उन्होंने वन कानून तोड़ा, घास काटी और 9 महीने के कठोर कारावास के लिए अकोला जेल चले गए। एक संस्थापक के इस त्याग ने पूरे मध्य प्रांत की रगों में उबलता हुआ खून दौड़ा दिया। जेल की उन दीवारों से निकली चिंगारी 3 महीने बाद 9 अक्टूबर 1930 दिन गुरुवार को सिवनी के टुरिया ग्राम तक पहुंच गई। अब यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था। दुर्गा शंकर मेहता और वीर मूका लोहार के आह्वान पर वनवासियों के जत्थे टुरिया की ओर कूच करने लगे। इन सत्याग्रहियों में कोई बड़े राजनीतिक चेहरे नहीं थे। ये हमारे और आपके जैसे आम लोग थे। लेकिन इन निहत्थे ग्रामीणों के सामने खड़ी थी क्रूर अंग्रेजी हुकूमत। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर सीमेन के आदेश पर रेंजर मेहता और इंस्पेक्टर सदरुद्दीन ने भारी पुलिस सेना बल के साथ मिलकर इस जंगल सत्याग्रह का बर्बरता से दमन करने की ठान ली थी। उस दिन टुरिया की माटी लाल हो गई। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। मूका लोहार और दुर्गा शंकर मेहता ने तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर को पहले ही स्पष्ट सूचना दे दी थी कि 9 अक्टूबर 1930 को वनवासी शांतिपूर्ण ढंग से घास काटकर अपना विरोध दर्ज करेंगे।
लेकिन सत्ता के अहंकार में अंधे ब्रिटिश अफसर ने अपने डीएसपी को एक क्रूर संदेश भेजा। टीच देम अ लेसन, इन्हें सबक सिखाओ। सिवनी का टूरिया ग्राम, जहां 700 से अधिक निहत थे और निर्दोष वनवासियों पर पुलिस ने बिना कोई चेतावनी दिए अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। धरांती का मुकाबला बंदूकों से था। अपने जंगल को बचाने के लिए ग्राम खंभा की श्रीमती रेणुबाई, ग्राम खमरित की श्रीमती मुंडेबाई, ग्राम भिलवा की श्रीमती देभोबाई और ग्राम मुरजोड़ के वीर श्री बिरजू भोई ने अपनी छाती पर गोलियां खाकर वहीं शहादत दे दी। इस क्रूर दमन में लगभग 30 लोग लहूलुहान हुए। सूखी दरांती धरती पर लहू के छींटें, टुरिया की माटी में बलिदान की वो रीतें, आग की लपटों में नक्शा भारत का जागा, हर एक शोले ने विद्रोह का बिगुल बजाया। रेणु मुड्डे देभो और बिरजू की कहानी, पत्थरों पर लिखी ये अमर निशानी, मौन विलाप से जन्मा ये अटूट संकल्प है। इतना ही नहीं, गोलियों से छलनी लगभग 1 दर्जन अन्य ग्रामीणों ने भी 1 महीने के भीतर दम तोड़ दिया। अंग्रेजों ने इस बगावत को हमेशा के लिए कुचलने की मंशा से इन निहत्थे वनवासियों पर अनगिनत झूठे मुकदमे लाद दिए। लेकिन न्याय की यह लड़ाई अदालत की चौखट पर भी पूरी ताकत से लड़ी गई। पीडी जटार और एन सील बाबू जैसे वकीलों ने निडरता से क्रांतिवीरों की पैरवी की। अंग्रेज हुक्मरान भूल गए थे कि टुरिया की माटी में गिरा यह रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। टुरिया की माटी में गिरे इस रक्त ने पूरे भारत में क्रांति की आग लगा दी। इस जघन्य हत्याकांड ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समूचे देश में प्रचंड रूप से फैला दिया। इसके बाद क्रांतिकारियों की गतिविधियां इतनी तेज हुई कि कई क्रूर अंग्रेज अधिकारियों को उनके किए की सजा भुगतनी पड़ी। टुरिया के इन वनवासियों का यह बलिदान भारत की आज़ादी के ताबूत में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी कील साबित हुआ। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में सिवनी केवल एक जिला नहीं बल्कि क्रांतिकारियों का तीर्थ था। जनवरी 1932 इसी पुरानी जेल में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का शंखनाद करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 149 दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया था। उनके साथ उनके भाई शरद चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे और सेठ गोविंद दास जैसे जननायक भी यहाँ निरुद्ध रहे। जेल के इसी बंदी कक्ष के सामने की रसोई में नेताजी अपना भोजन स्वयं पकाते थे। यहाँ बैठकर वे आंदोलनों की रूपरेखा बनाते और सफाई कर्मियों के माध्यम से गुप्त सूचनाएं बाहर भेजते थे। इन कालकोठरियों में आजादी की एक पूरी नींव गढ़ी जा रही थी। आजादी मिली, लेकिन 1948 में देश को महात्मा गांधी की हत्या का शोक देखना पड़ा। इसी दौरान एक भयानक राजनीतिक गलतफहमी के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा गांधी हत्या का झूठा आरोप लगाने के बाद नागपुर में गुरुजी को बंद कर दिया गया। इसी जेल में गुरुजी ने एक संपन्न व्यक्ति बाबा साहब घटाटे का अहंकार बिना कुछ कहे तोड़ दिया।
घटाटे अपने कपड़े धुलने के लिए वहीं छोड़ देता था। एक दिन गुरुजी ने स्वयं उस सहबंदी बाबा साहब घटाटे के कपड़े धो दिए। जब घटाटे को यह पता चला तो उसका अहंकार आंसुओं में बह गया और फिर उसने जीवन भर अपने कपड़े स्वयं धोए। यह संघ की वह वैचारिक पाठशाला थी जहां सेवा से संस्कार गढ़े जा रहे थे। जांच में गांधी हत्या के आरोप से संबद्धता न होने से गुरुजी को नागपुर जेल से रिहा किया गया तथा गुरुजी ने दिल्ली जाकर संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया, जिसे अस्वीकार करने के कारण गुरुजी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। तत्पश्चात सिवनी जेल की इन खामोश दीवारों ने एक और ऐतिहासिक तपस्या को करीब से देखा है। सत्ता के आदेश पर गुरुजी को इसी सिवनी जेल की काल कोठरी में बंदी बना लिया गया। लेकिन लोहे की ये सलाखें उनके फौलादी इरादों को कहां बांध पाती। गुरुजी ने जेल के भीतर अन्न जल त्याग कर ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका यह मौन उपवास पूरे देश की चेतना को झकझोर रहा था। अंततः सत्य की जीत हुई। प्रख्यात न्यायविद T.R. वेंकटराम शास्त्री इसी जेल में गुरुजी से मिलने पहुंचे। लिखित संविधान के मसौदे पर गुरुजी के ऐतिहासिक हस्ताक्षर हुए और सिवनी जेल की इसी कोठरी से निकले उस एक फैसले ने न सिर्फ संघ पर लगा प्रतिबंध हटाया बल्कि पूरे देश में शाखाओं को फिर से जीवंत कर दिया। इस परिसर में परम पूज्य गुरुजी सन 1948 के आसपास यहाँ पर लगभग 6 माह रहे। जितने दिन भी यहाँ पे रहे, यहाँ पे जो भी आए, यहाँ से जाने के बाद सभी स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं संकल्प लिए कि हम कभी विधि का उल्लंघन नहीं करेंगे। यही वह समय था जब बाहर स्वयंसेवक आक्रोशित थे, लेकिन गुरुजी ने इसी जेल से संदेश दिया, अगर भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम दांत नहीं तोड़ते। यह समाज अपना है, हमारा है, इसे सेवा से जीतना है। लगभग 6 महीने सिवनी और फिर बैतूल जेल में रहने के बाद जब गुरुजी निर्दोष साबित हुए तो वे बिना किसी कड़वाहट के बाहर आए। आज भी मध्य प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक दस्तावेज सिवनी जेल के इन महान तपस्वियों को एक ही गौरवशाली श्रृंखला में याद करते हैं। आज पेज का यह जंगल विश्व पर्यटन के नक्शे पर है, लेकिन टुरिया के उन अमर बलिदानों के परिवार आज भी एक नए सत्याग्रह में लगे हैं। लोगों को पेंशन वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। बस 1-2 बार आए थे, बस में लेके आए और बस एक बार ख्याल दी, बस उसके बाद कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता। कुछ नहीं। बड़े पिताजी को ताम्र पत्र, ये इसको भवानी के पास में ऐसा ताम्र पत्र बड़े पिताजी को मिला। पहले यहाँ पे अखाड़ा होता था, कुश्ती होती थी, 2-3 साल तक मैंने देखा हूँ मेरे आंखों से, उसके बाद मैंने देखा, बंद हो गया वहाँ पर। कुश्ती का तो ऐसा सर 2003 से तो पूरी टोटल बंद हो गई है कुश्ती। पहले लखन कामरेड्स थे, उनके द्वारा होती थी कुश्ती यहाँ पे। पूरे आसपास के 10-12 गांव के सारे पहलवान आते थे, लेकिन जैसे वो थोड़ा से मतलब थक गए, उसके बाद में उन्होंने अपना फोकस कम किया इस चीज़ पे, तो उस समय से कुश्ती धीरे धीरे खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि उन्हें रोजगार पहले मिलना था, क्योंकि यहाँ के वो शहीदों के वंशज भी हैं, साथ में स्थानीय लोग हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि अभी यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार ना देके कुछ बाहर के लोग जो अभी नया है उनको दिया जाता है,
और उन लोगों को रोजगार भी और बहुत सी सुविधा या कोई पेंशन ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती। तो मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम उनको कुछ सहायता या पेंशन या रोजगार के लिए देने की थोड़ा सा कष्ट करें। आज भी मांग उठ रही है कि उन वीर बलिदानों को राष्ट्रीय स्तर के शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवारों को पेंशन मिले और पर्यटन की आय में वनवासियों को बराबरी का हिस्सा मिले। संघ और कल्याण आश्रम आज इसी समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाने में जुटा है, ताकि टुरिया के वीरों का कर्ज सेवा से चुकाया जा सके। सिवनी के जंगलों से लेकर इसी पुरानी जेल की सलाखों तक यह सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, यह भारत के रग रग में बसने वाले स्वाभिमान की कहानी है। आज अपने आप से पूछिए, आपके जिले का इतिहास क्या है? आपके गांव के पेड़ों ने कौन सी क्रांति देखी है? उठिए, अपनी माटी से संवाद कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, हम अपना भविष्य नहीं गढ़ सकते। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जैसा अफ्रीका में हम लोगों ने यह स्पष्ट रूप से अनुभव करना प्रारंभ किया है। जो अनुभव अपने हृदय के अंदर है उसको अधिक और प्रबल बनाने का प्रयत्न चलाओ। अपने जीवन का सब प्रकार का आधार भरण पोषण करने वक्त, रक्षा करने वक्त, इसके अधिष्ठान के ऊपर सब प्रकार का वैभव संपन्न पराक्रम संपन्न जीवन अपने यहाँ पर अपने समाज ने पूर्व काल में प्राप्त किया। सभी प्रकार की पवित्रता हृदय के अंदर भरने वाली, वो पवित्रता के कारण समग्र सृष्टि का रहस्य समझने की पात्रता अपने को देने वाली, उस पात्रता को समझकर उसको हृदयंगम करते हुए उसमें एकरूप होने के लिए अपने लिए सभी प्रकार की प्रेरणा देने वाली, ऐसी आपकी समग्र जीवन के लिए आधारभूत अपनी भूमि है। बड़ा विस्तार है इसका, और इसका पवित्र स्थान के ऊपर विशेष रूप से प्रकट होता हुआ अपने अनुभव में भी आता है। उत्तर के हिमालय में, हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों में, फिर दक्षिण तक छोटे बड़े अनेक प्रकार की पर्वतराजी में, अनेक नदियों में, अनेक जल के जो आटे हैं उनमें, सब में इस प्रकार की पवित्रता अपने को प्रकट होती दिखाई देती है। अंतःकरण को शुद्ध करती है और अंतःकरण को सृष्टि के मूल स्थान तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देकर शक्ति भी देती है। यह अपनी विस्तृत भूमि, यह भूमि अपनी है, इसका अपना माता पुत्र का नाता है। ये अपने लिए परम वंदनीय है और इसके इसका किस प्रकार से जगत में अपमान्य होना चाहिए, सम्मान्य होना चाहिए, ऐसा एक विचार अपने मन में स्वाभाविक रीति से रहना अपेक्षित है। अब हम लोग विचार करें कि यह विचार जो है अपने अंतःकरण में है क्या। भूतकाल में जो विस्तार अपनी भूमि का बताया हुआ है वह विस्तार आज दिखता नहीं, यानी वैसे भौगोलिक स्थिति से है, परंतु प्रत्यक्ष अपना नाता ही इस नाते से वो आज अनुभव में आता नहीं।